नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खास पेशकस राजकाज में आज बात करेंगे 2024 के संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम मिली सीटों की, तो वहीं यूपी में मिले झटके के साथ ही इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति की। कह सकते हैं कि जनादेश भटका, यूपी में भी झटका। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। इन नतीजों ने बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन जब विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 234 सीटें जीती हैं, तब बीजेपी ने अकेले दम तक ये सामने आए। नतीजों में 239 सीटें जीती। जहां 2 बार लगातार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलता रहा, वहां अब की बार गठबंधन सरकार के पास तीसरी बार मौका है, लेकिन विपक्ष की सीटें खूब मजबूत हुई हैं। इन नतीजों से संसद की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जहां एक और पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में भाजपा का एक छत्र राज्य चल रहा था, तो वहीं अब भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि लोकसभा में अकेले के दम पर कोई बिल भी पास करा ले। इसी के साथ कांग्रेस की स्थिति में इतना बदलाव हुआ है कि जहां 2019 में वो मुख्य विपक्षी पार्टी तक नहीं बन पाई थी, वो अब 2024 में 100 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भाजपा मुख्यालय में जीत के जश्न में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे सामने एक विकसित भारत का संकल्प है। पीएम ने कहा था, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने, पहले सुनाते हैं आपको। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का
शानदार परिचय दिया। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल भले ही है, लेकिन आज के नतीजे उनकी उम्मीदों के विपरीत रहे हैं और एनडीए 300 भी पार नहीं कर पाया। बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन 239 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी रही है। जब विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 235 सीटें जीती हैं, तब बीजेपी ने अकेले 239 सीटें जीती। देखा जाए तो देश में गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर से लौट आया है। इस बार लोगों ने मजबूत सरकार का नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष का चुनाव किया है। बीजेपी को हिंदी भाषी राज्यों में जबरदस्त नुकसान हुआ और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार से 30 सीटें कम मिली और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नहीं चल पाया और बीजेपी अयोध्या में भी चुनाव हार गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो डिवाइड था, उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ को भेद नहीं पाई और ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ है। इस खंडित जनादेश ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर की भूमिका में ला दिया, जिनमें नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटों पर जीत मिली। इन दोनों नेताओं के पास 28 सीटें हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही परिस्थितियां बदल गईं और जिस राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती थी, इसके बाद पिछले साल विधानसभा का चुनाव भी जीता था, उस राजस्थान में इस बार बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। बीजेपी ने विपक्षी दलों से आए जिन दल बदलू नेताओं पर दांव लगाया, वो दांव नाकाम हो गया और महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी भी एनडीए को लाभ नहीं पहुंचा पाए। बीजेपी को आगे भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत है और वो आरएसएस की संगठन शक्ति को दरकिनार नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबकी जीत हुई है। आज ईवीएम की भी जीत हुई है, आज लोकतंत्र की भी जीत हुई है, आज विपक्ष की भी जीत हुई है और आज सरकार की भी जीत हुई है और आज कोई हारा ही नहीं। इन नतीजों से एक अहम फैक्टर सामने आया है कि बीजेपी और एनडीए को दलित, महिला और युवा वोटों का जबरदस्त नुकसान हुआ और दूसरा, जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, वो चीजें वोटर्स को अच्छी नहीं लगी। उदाहरण के तौर पर इंदौर में जहां वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए थे, वहां 2,18,000 लोगों ने नोटा को वोट दिया। गौरतलब है कि नतीजों में एन फैक्टर भी देखने को मिला। इस चुनाव की शुरुआत से ही एक एन फैक्टर जुड़ा था। आजादी के बाद से अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं रहा। पीएम मोदी के पास इन चुनावों में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका था। नमो, नीतीश और नायडू लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो इन नतीजों ने भी एन फैक्टर दिखा दिया। नमो, नीतीश और नायडू, नमो यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतरे एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ मोदी सरकार नहीं बना पाई। अब एक एन यानी नेहरू की बराबरी कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को 2 और एन यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के रुख पर निर्भर रहना पड़ा। नीतीश और नायडू के रुख से ही सरकार तय होनी थी, लिहाजा नीतीश की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड को 12 और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को 16 सीटें मिली। ये दोनों दल भी एनडीए में हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा। यूपी में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया और वो 37 सीटों पर जीत गई। अगर पिछले चुनावी लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी, जबकि 2019 के चुनाव में 67 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की एक सीट बचा पाई थी। जिस बसपा का इस चुनाव में बुरा हाल रहा, उसने पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर कब्जा किया था। जो आरएलडी इस बार बीजेपी नीत एनडीए के तहत चुनाव लड़ रही थी, वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आपको बता दें कि पिछला चुनाव बसपा, सपा और आरएलडी ने महागठबंधन के तहत लड़ा था। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी रण में कूदे थे।
इंडिया ब्लॉक में शामिल इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार अखिलेश यादव ने टिकट के बंटवारे में जातिगत समीकरण से लेकर जीत के सभी फैक्टर्स का बारीकी से ख्याल रखा था। आखिरी समय तक टिकट बदले गए। कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि इस बार अलर्ट रहना है। पार्टी को वोट हर हाल में सपा या कांग्रेस कैंडिडेट को ही मिले। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया था। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश अपनी रैलियों में भी अक्सर ये कहते दिखे थे कि पीडीए एकजुट होकर सपा को वोट देगा और बीजेपी को हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि एक सर्वे में ये सामने आया है कि 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर पीडीए को वोट देंगे। इससे बीजेपी का समीकरण और सभी फार्मूले फेल हो गए। अखिलेश ने यह भी कहा था कि पीडीए में भरोसा करने वालों का सर्वे कुल मिलाकर 90% की बात करता है, जबकि 49% पिछड़ों का विश्वास पीडीए में है, 16% दलितों का विश्वास पीडीए में है, 21% अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व अन्य आदिवासी इनका विश्वास पीडीए में है, 14% अगड़ों में पिछड़ों का विश्वास पीडीए में है। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यूपी और खासकर अयोध्या का किला भेदने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या पूर्व रचना की थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में मुस्लिम यादव वोट को सपा का वोट बैंक माना जाता है। अपने इस वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव काफी आश्वस्त थे। टिकटों के बंटवारे में भी इसका काफी ख्याल रखा गया था। हर टिकट सोच समझ कर दिया गया। इसके साथ ही सपा को गैर यादव ओबीसी वोटर का भी समर्थन मिलता दिखा। आपको बता दें कि सपा ने इस बार सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि ओबीसी के 27 उम्मीदवार, अगली जाति के 11 कैंडिडेट्स को टिकट दिया था। इसमें 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य, 1 खत्री उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा सपा ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था। वहीं दूसरी ओर यूपी में बीजेपी के कई बड़े नेता पिछड़ गए। बात अमेठी की करें तो यहाँ पर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 वोटों से चुनाव जीता। उन्हें 5,39,228 वोट मिले, जबकि बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। उन्हें 3,72,032 वोट मिले। उधर मुजफ्फरनगर में सपा के हरेंद्र सिंह मलिक ने जीत दर्ज की, जबकि संजीव बालियान भी 24,672 वोटों से हार गए। बात खीरी सीट की करें तो यहां से सपा के उत्कर्ष वर्मा जीत गए, जबकि बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी 34,329 वोटों से हार गए। अयोध्या में अखिलेश की बिछाई बिसात में बीजेपी फंस गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह सपा के अवधेश पासी से हार गए। इस सीट पर अखिलेश यादव ने ऐसी बिसात बिछाई जिसकी काट बीजेपी निकाल नहीं सकी। आपको बता दें कि फैजाबाद सीट में ही अयोध्या नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि यह सीट भाजपा के लिए बहुत आसान है, लेकिन परिणामों में यह सीट सबसे चौंकाने वाली रही। सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते। उनको कुल 5,54,289 वोट मिले। यहां से लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए। अयोध्या सीट पर इस बार अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया था और सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया। अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। संख्या के लिहाज से अयोध्या की सबसे बड़ी जाति पासी बिरादरी मानी जाती, जबकि बीजेपी ने यहां लल्लू सिंह को तीसरी बार मौका दिया था। वो 2 बार से लगातार यहां के सांसद भी हैं। ये वही लल्लू सिंह है जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया था। लल्लू सिंह ने ही कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। फैजाबाद में सपा के दलित चेहरा उतारने से एक नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अयोधेश पासी। माना जा रहा है कि दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोल बंद हो गई। राम मंदिर निर्माण के बावजूद अखिलेश ने फैजाबाद में ऐसी बिसात बिछाई जिसने यहां बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र होने के बावजूद ये शहर भाजपा का गढ़ नहीं रहा। यहां से विभिन्न दलों के नेता चुनाव जीत चुके हैं। 1991 से यहां विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, एसपी और कांग्रेस अलग अलग चुनावों में अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। अब अगर बिहार की राजनीति पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी के लिए बिहार में नीतीश कुमार संजीवनी बनकर सामने आए और नीतीश के सामने
लालू तेजस्वी का तेज फीका पड़ता दिखाई दिया। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में ऐसा पहली बार था जब भगवा पार्टी ने राज्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। गठबंधन में बीजेपी ने 40 में से 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि जेडीयू ने 16 सीटों पर। वहीं 5 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी को दी गई और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी दी गई। वहीं विपक्षी दल की बात करें तो इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी ने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो वहीं कांग्रेस ने 9 और लेफ्ट ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बिहार के नतीजों की बात करें तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के 16 में से 12 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, तो वहीं बीजेपी के 17 में से 12 उम्मीदवार जीते। चिराग पासवान की पार्टी ने 5 की 5 सीटें जीती। इसके अलावा कुशवाहा हार गए, लेकिन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपनी 1 सीट बचाने में कामयाब रहा। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के कुल 7 उम्मीदवार जीते हैं। आरजेडी के 4 तो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीते हैं। यानी तेजस्वी यादव के तमाम दावे और रैलियों का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ा और एक बार फिर नीतीश कुमार का जादू बिहार की जनता पर चल गया। केंद्र में सरकार बनाने में नीतीश कुमार का अहम रोल रहा, यह कहना गलत नहीं, लेकिन शपथ के पहले अटकलें भी लगने लगी कि नीतीश ने अगर पाला बदल लिया तो विपक्षी गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। अभी विपक्षी गठबंधन बहुमत से काफी दूर है। चर्चा यह भी रही कि इंडिया गठबंधन के नेता अब दूसरी पार्टियों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें गठबंधन का साथ देने के लिए मनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। यही नहीं, दिग्गज नेता ललन सिंह ने भी मोदी के साथ खड़े होने का दावा किया था। 2019 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 17 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 16। चिराग पासवान की पार्टी ने अपने कोटे की सभी 6 सीटें जीती थी। एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने किशनगंज सीट से चुनाव जीता था। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यूपी का किला ढाने में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तो भूमिका नहीं रही, जिसको लेकर आज भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक, नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। यूपी के भाजपा का किला ढहाने में केजरीवाल ने अहम योगदान निभाया, इस बात की भी चर्चा जोरों पर रही।
केजरीवाल का दावा था कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सत्ता बदलेगी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। हालांकि केजरीवाल के इस दावे पर खुद योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया था, लेकिन जैसे चुनावी मुद्दे नतीजे आए उससे केजरीवाल के बयानों को फिर बल मिल गया। आपको याद होगा कि लोकसभा प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए योगी को हटाने की बात कही थी और अब यूपी में बदले चुनावी परिणाम के बाद उनकी भविष्यवाणी को जोड़कर देखा जा रहा था। लखनऊ में इंडिया ब्लॉक गठबंधन की पीसी में केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा दावा किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, उन्होंने मुझे गालियां दी। योगी जी, मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपके असली दुश्मन आपकी ही पार्टी में है। भाजपा में अपने दुश्मनों से लड़िए। आप केजरीवाल को गाली क्यों दे रहे हैं? गौरतलब है कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के उन दावों को बेकार की बयानबाजी करार दिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फिर प्रदेश में बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में कई लोकसभा सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दल पिछड़ गए। उदाहरण के लिए सुभाषपा को घोसी लोकसभा सीट पर झटका लगा। इतना ही नहीं, भाजपा भी कई सीटों पर चुनाव हार गई। नतीजों पर नजर डालें तो इंडिया गठबंधन प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो एनडीए से 35 सीटें ही जीत पाई। यही वो वजह है जिसने फिर से अरविंद केजरीवाल के बयान को चर्चा में ला दिया। उल्लेखनीय है कि 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से उसका अब तक का ये शानदार प्रदर्शन है। पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। इससे इंडिया गठबंधन की रणनीति बेहतर तरीके से जमीन पर उतरती दिखी। वहीं भाजपा के पक्ष में माहौल बनता नहीं दिख पाया। ऐसे में भाजपा प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की रणनीति पर काम कर सकता, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। राजकाज की खास पेशकश जनाधार भट्ट का यूपी में भी झटका में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।